सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम कुंडसामी राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी होंगे एनडीए की तरफ से, ये स्पष्ट कर दिया गया। और इसी के साथ एक खास बात ये याद कीजिए कि जब जगदीप धनखड़ का ये पूरा मामला सामने आया था तो अंदर से भी और इस तरह की कई खबरें चली थी कि ऐसे ही लोगों को रखना चाहिए जो आरएसएस से जुड़े हो, और 16 साल की उम्र से ही आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से ये जुड़े रहे हैं। तो एक तरीके से बीजेपी ने अब अपनी ही जो भूल हुई या कह लीजिए चूक थी या जिस पर सबक लेते हुए यहाँ एक कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है और ये एनडीए की तरफ से फैसला लिया गया है। तो फिलहाल बताएं, 16 वर्ष की आयु से ही आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 1998 और 1999 आम चुनावों में भाजपा के सदस्य के रूप में चुनाव इन्होंने लड़ा था। कोयंबटूर सीट से ही 2 बार लोकसभा में चुने गए हैं और इससे पहले भी कई इनकी जिम्मेदारियां रही हैं। अभी महाराष्ट्र के ये 24वें राज्यपाल के पद पर आसीन थे और 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो एक बात सबसे खास थी, नाम क्या होगा, किस पर सहमति बनेगी ये अलग, लेकिन एक चीज तो साफ पहले से थी कि कोई ऐसा होगा जो आरएसएस से जुड़ा हो, संगठन से लंबे समय से जुड़ा हो और इसी का कुछ ख्याल रखा गया है। 16 साल की उम्र से ये आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए थे। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि सीपी राधाकृष्णन का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रहा है और उनको अब उपराष्ट्रपति के लिए जो है पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नामित किया है और एनडीए के सभी घटक दलों से बातचीत की गई है। विपक्षी दलों से भी जो है संपर्क किया गया। उन्होंने ये कहा कि हम नाम आएगा जब एनडीए की तरफ से घोषित हो जाएगा, उसके बाद तय करेंगे कि हम जो है आम सहमति बनाएंगे या अपना उम्मीदवार देंगे। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा। सीपी राधाकृष्णन जो है 2 बार सांसद रहे हैं, 1998 और 1999 में। 2023 से वो झारखंड के राज्यपाल बने। उसके बाद जो है वो 24 से जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और राज्यपाल रहते हुए उनको जो है अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो इस वक्त इसलिए भी खाली हुआ क्योंकि जगदीप धनखड़ है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है वो इस्तीफा दिया था। सीपी राधाकृष्णन जो है वो आरएसएस के खाटी लोगों में माने जाते हैं। विचारधारा आरएसएस की है। भारतीय जनता पार्टी में उनका लंबे समय से वो कार्य करते रहे हैं। 1998 में पहली बार सांसद बने, 1999 में बने, उसके बाद तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है लंबा समय जुड़ाव रहा, पहले संघ के साथ। तो सीपी राधाकृष्णन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश भी है क्योंकि तमिलनाडु के चुनाव है और तमिलनाडु के चुनाव में जो उनकी जाति वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पनीरस्वामी और अन्नामलाई उन्हीं की जाति से हैं, कोयंबटूर से हैं तीनों नेता। तो इसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि उसका फायदा मिल सकता है तमिलनाडु के एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना और 2026 के अंदर तमिलनाडु के जो विधानसभा चुनाव है वो है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एआईएडीएमके का गठबंधन है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाना चाहेगी। उसको ये उम्मीद है कि इस बार तमिलनाडु में वो सरकार बना सकती है। और सीपी राधाकृष्णन मैंने आपको पहले भी बताया 2 राज्यों के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में इस बार उनके पास जिम्मेदारी है, इससे पहले वो झारखंड के अंदर जो है जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तमाम चीजों को अगर देखें तो संघ का जुड़ाव जो है उनका 2016 वर्ष की आयु से जो है उनका जुड़ाव संघ के साथ रहा है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पे रहे हैं संगठन के और तमिलनाडु में रहते हुए उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं उनके पास संघ की और संगठन की। इसका उनको इनाम भी मिला है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल चाहती थी कि उस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जो भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे हो, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है वो उससे पहले जनता दल से सांसद रहे, मंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे 2005 के आसपास और उसके बाद उनको जो है राज्यपाल बनाया गया और वहां से उपराष्ट्रपति। और जिस तरीके से उनको इस्तीफा देना पड़ा, कुछ कारण जो है वो सामने तो नहीं आए लेकिन चर्चाओं में है। उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए जो है सीपी राधाकृष्णन का
नाम जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है, जिसको एनडीए के सभी घटक दलों ने स्वीकार कर लिया है। जेपी नड्डा ने ये कहा सभी एनडीए के घटक दलों से बातचीत कर ली गई है। बहरहाल इससे पहले भी एक एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सभी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके फ्लोर लीडर्स थे। उन्होंने इस चीज के लिए अधिकृत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को कि जिस नाम को वो घोषित करेंगे, जिस नाम पर सहमति बनाएंगे, एनडीए के सभी घटक दल जो है उस पर सहमति बनाएंगे। और यही कारण है कि सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मोहर लगाई और उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो एनडीए के सभी घटक दलों से बात की गई, विपक्षी दलों से बातचीत की गई कि एक आम सहमति बने। आम सहमति के साथ जो है सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जो वो रहे। लेकिन अब आम सहमति बनेगी या नहीं बनेगी ये विपक्षी दलों को तय करना है, क्योंकि एनडीए ने अपने नाम की घोषणा कर दी है और अब विपक्ष ये तय करेगा कि उनको सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले में किसी उम्मीदवार को उतारना है या फिर समर्थन देना है सीपी राधाकृष्णन को। बहरहाल ऐसा बहुत कम हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो समर्थन मिला हो और आम सहमति मिली हो। हाँ, 2007 के अंदर जो है वो शिवसेना ने समर्थन दिया था प्रतिभा पाटिल के लिए, ये कहते हुए कि वो महाराष्ट्र के लिए एक प्रतिष्ठा है जो राष्ट्रपति पद के लिए नामित हुई है। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो 2012 के अंदर जो है जेडीयू ने और साथ ही साथ शिवसेना ने जो है प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, तो उस वक्त भी एनडीए में फूट नजर आई थी। लेकिन क्या इस बार विपक्षी दल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर आम सहमति बना पाएंगे या कुछ दल जो है वो इंडिया ब्लॉक के वो एनडीए के इस सीपी राधाकृष्णन जो है उनको समर्थन देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या डीएमके, क्योंकि चुनाव है और इन चुनावों में डीएमके को ये लगे कि एक तमिलनाडु के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, ऐसे में क्या डीएमके अपना समर्थन जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन को देंगे, ये एक बड़ी चीज है। या अन्य और इंडिया ब्लॉक के कुछ दल जो है वो समर्थन दे सकते हैं सीपी राधाकृष्णन को, ये आने वाले 1 से 2 दिनों में जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो मतदाता जो है राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होते हैं और इसके लिए 9 सितंबर को जो है वो मतदान होना है और 21 तारीख जो है वो जो है नॉमिनेशन यानी नामांकन की आखिरी तारीख है। अब देखना यह है कि एनडीए के सभी घटक दल जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन का जब नामांकन होगा तब सारे घटक दल के नेता जो हैं वो दिल्ली में रहेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से पहले ही कहा गया है कि 20 तारीख को एनडीए की बैठक है और एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे और 21 तारीख को जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए जब नामांकन होगा तो वो उस वक्त एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ रहेंगे। तो एनडीए के सभी घटक दल के नेता जो है जब सीपी राधाकृष्णन अपना उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन करेंगे तब मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, ये देखिए क्योंकि बहुमत से अभी आगे ही है एनडीए के पास। देखिए बहुमत के लिए आपको चाहिए 391 सांसद और एनडीए गठबंधन के पास 422 है, यानी कोई मुश्किल ऐसी आनी नहीं है। लेकिन अगर आप पिछला उदाहरण देखें जगदीप धनखड़ का तो 528 वोट मिले थे जगदीप धनखड़ को। अब ऐसे में समर्थन मिलता है विपक्ष का, नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के अब उम्मीदवार होंगे। 9 सितंबर को याद रखिए वोटिंग होनी है, 7 अगस्त को नोटिफिकेशन, 21 अगस्त को नामांकन। 17वें उपराष्ट्रपति का ये चुनाव है। 9 तारीख को ही वोटिंग होगी और 9 को ही रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। तमिलनाडु के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, 24वें राज्यपाल। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आ रही है, संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। ये काफिला हमने आपको तब भी दिखाया था जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे। और एक बार फिर अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। तो ये बैठक खत्म हो और बाहर निकलने के सिलसिले से पहले ही जेपी नड्डा ने एक प्रेस ब्रीफ दी और उसमें ये जानकारी दे दी कि अब उनकी तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लोकसभा में 542 देखिए सीटें, एक खाली, एनडीए के पास 293 सांसद है। अब राज्यसभा अगर देख लीजिए 245 सांसद, 5 खाली है और एनडीए के पास 129 सांसद है। और बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है और एनडीए गठबंधन के पास 422 है।
हालांकि अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 मिले थे उस वक्त वोट, और विपक्षी उम्मीदवार भी था उस समय मार्केट अलवा, जिनको सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। अब इस बार देखना होगा कि ये सीपी राधाकृष्णन क्या एक ऐसा नाम है जिस पर विपक्ष सहमति दिखा दे, या विपक्ष अपना कोई कैंडिडेट उतारेगा। क्या इस तरह का एक चुनाव देखने को मिलेगा जैसा हमने पिछली बार देखा, यह देखना अभी दिलचस्प होगा। लेकिन यहां जो आप याद रखिए वो ये कि सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़ को लेकर कई तरह के सवाल हुए, उनका जिस तरह से इस्तीफा हुआ उसके बाद से एक चीज तो साफ थी कि बीजेपी अब जो हार्डकोर बीजेपी के साथ रहे हैं या संघ से या संगठन के साथ जुड़े रहे हैं उनको ही अब आगे करेगी। 2 बार लोकसभा सांसद रहे, 5 चुनाव इन्होंने लड़ा है और उन 5 में से 2 में 98 और 99 में इन्होंने जीत हासिल की थी। और फिलहाल देखिए 26 में क्योंकि चुनाव हैं और तमिलनाडु में और ऐसे में सरकार बनाने की भी बीजेपी की यहां मंशा होगी, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी उस दिशा में भी समझिए क्या एक तीर से 2 निशाने साधने की यहां कोशिश है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को आया, नामांकन 21 अगस्त को होना है और वोटिंग और रिजल्ट 9 सितंबर को होना है, यानी 9 को पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन है उपराष्ट्रपति। हालांकि इससे पहले अगर विपक्ष ने कोई कैंडिडेट अपना नहीं भी खड़ा किया तो भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। हिमांशु, कोई अपडेट हो तो जल्दी से बताइएगा, आपके पास हम आएंगे। ऋतिक भी हमारे साथ हैं और वो महाराष्ट्र से हैं क्योंकि महाराष्ट्र के ही राज्यपाल जो अभी 24वें राज्यपाल हैं सीपी
राधाकृष्णन, जिनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और बहुत दिलचस्प भी है क्योंकि एक तो संघ का बैकग्राउंड यहाँ पर, दूसरा कई और नाम कयास चल रहे थे, ओम बिरला का भी नाम था, कई ऐसे नाम चल रहे थे, लेकिन उन सारे कयासों पर विराम लगते हुए अब नाम की घोषणा हो चुकी है। अब शुरू हो गया आगे की प्रक्रिया। ऋत्विक जी बिल्कुल, देखिए जुलाई 2024 में सीपी राधाकृष्णन इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद का पदभार स्वीकारा था और तब से लेकर आज तक अगर महाराष्ट्र की राजनीति की फेरबदल देखे जाए तो एक बहुत ही प्रचंड बहुमत से अब बीजेपी महायुति गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित हुई है। 232 से ज्यादा विधायक है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी सरकार को कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी झटका लगने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इसलिए अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था, जो कि 16 साल मतलब जब उनकी उम्र 16 साल थी तब से वो आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए हैं। कोयम्बतूर के वो 2 बार चुनकर आए हुए विधायक थे। उन्होंने तेलंगाना में गवर्नर के तौर पर काम किया था, महाराष्ट्र में गवर्नर के तौर पर काम फिलहाल कर रहे थे और एक बहुत ही बीजेपी के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, आरएसएस के विचारधारा से काम करते हुए बड़े ही अपने युवा स्थिति से वो काम करते हुए आए हैं और इसीलिए शायद सीपी राधाकृष्णन ये नाम जो है वो सामने आते नजर आ रहा है।